सो मेरे सभी साथियों, दर्शकों, विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर मुख्य रूप से मैंने क्लास बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बनाया है। विषय एनवायरमेंटल स्टडीज़। समाप्ति पर सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर देने में बिल्कुल समर्थ रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द एनवायरनमेंट? What are the different components of the environment? What are the various spheres of the planet Earth? And what are the components of physical and biological spheres of the Earth? What's the basic meaning and the structural organization of different spheres, that is the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biospheres? So the students will be able to answer these very questions in the end of the lessons. तो environmental studies को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को ठीक से समझ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसी विषय में कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट जो टर्म है वो सबसे पहले कॉइन की थी कैरलिल ने। ये जो शब्द एनवायरनमेंट है वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द एनवायरनर और एनवायरोन से निकल करके आया है, जिसका मतलब है द सराउंड और एनसर्कल, हमारे आसपास का जो परिवेश है, द सराउंडिंग्स। तो उस परिवेश को आधार मान करके ये टर्म जो है एनवायरनमेंट कॉइन की गई है, जिसका मीनिंग है सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंटर रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट अमंग देम, दैट इज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि पर्यावरण हम किस चीज़ को कह रहे हैं? हमारे किसी भी जीव के सराउंडिंग्स यानी आसपास में जितने भी तरह के बायोटिक यानी कि जैविक, एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक विद्यमान हैं और उन घटकों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, घट रही है। तो सब प्रकार के घटक और सभी प्रकार की उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाएं वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो टुगेदर, सामूहिक रूप से उन सब घटकों और उनके बीच होने वाली क्रियाओं को हम कहते हैं। सो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के मुख्य रूप से घटक कौन कौन से हैं? तो जितने भी घटक हैं उनको हम दो मुख्य कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मीन्स जैविक घटक। जैविक घटक है ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, सभी प्रकार की जो सजीव संरचनाएं हैं, जितने भी तरह की जैविक संरचनाएं हैं, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी प्रकार के जीवधारी इस भूभाग पर उपस्थित हैं, जो किसी भी जीव विशेष को सराउंड कर रहे हैं, तो वो सारे मिलकर के उसके पर्यावरण के जीव घटक का निर्माण करते हैं। उसके बाद है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक मीन्स अजैविक घटक। सो ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी तरह के अजैविक घटक हैं इन द सराउंडिंग्स, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट हमने देखा था प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आ रहे हैं। तो एबायोटिक जैविक, अजैविक घटकों के अंदर जो है जैसे सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, लाइट, प्रकाश, टेम्परेचर, ताप, ह्यूमिडिटी, नमी, रेनफॉल, वर्षा, स्नोफॉल, बर्फबारी। तो ये कुछ अजैविक घटक, ये सारे प्रकार के जो घटक मिलकर के हमारे पर्यावरण का निर्माण। अब हम चलते हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर। तो इस हमारे प्लैनेट अर्थ, इस ग्रह को हम कुछ विशेष मंडलों में विभाजित करते हैं, जिनको हम कहते हैं अर्थ स्फीयर्स। स्फीयर्स यानी मंडल। सो द प्लैनेट अर्थ इज डिविजिबल इनटू 2 मेजर स्फीयर्स। तो इस भूभाग को, इस अर्थ को, इस ग्रह को हम मुख्य रूप से 2 बड़े मंडलों के अंदर विभाजित करते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास फिजिकल स्फीयर्स, फिजिकल भौतिक मंडल, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो फिजिकल स्फीयर्स यानी भौतिक मंडल के अंदर जो भौतिक घटक हैं इस पृथ्वी के, वो सब इस भौतिक मंडल का निर्माण करते हैं। तो इस भौतिक मंडल में मुख्य रूप से ये 3 मंडल आते हैं। लिथोस्फीयर, जिसका भूमंडल या जियोस्फीयर का नाम भी देते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोस्फीयर जल मंडल। एटमॉस्फेयर, एटमो वायु,
तो वायुमंडल, तो भूमंडल, जलमंडल एंड वायुमंडल, ये तीनों मिलकर के जो पृथ्वी के भौतिक स्फीयर्स का, फिजिकल स्फीयर्स का निर्माण करते हैं। Then the another broader category is the biological sphere. Biological spheres also called the biosphere. तो इसको हम जैव मंडल का नाम भी देते हैं। तो बायोस्फीयर corresponds to the biological components of the earth. इस अर्थ पर जितने भी तरह के जैविक घटक हैं, they together constitutes the biosphere. तो वो सब मिलकर के जैविक घटक का, जैविक मंडल का निर्माण करते हैं। तो जैविक मंडल के अंदर मुख्य रूप से 3 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जो आती हैं, एक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो इन सभी प्रकार के घटकों का हम विस्तार पूर्वक एक एक करके अभी हम समझने लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है फिजिकल स्फीयर्स में द लिथोस्फीयर्स। लिथोस्फीयर्स जिसको हम जियोस्फीयर भी कहते हैं, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द जियोस्फीयर। इट रेफर्स टू ऑल द रॉक्स, जितने भी चट्टान जो तत्व है, इंक्लूडिंग द माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, सैंड, मिट्टी, द लावा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनोज, ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा। तो जो पृथ्वी तत्व है मुख्य रूप से चट्टान, मिट्टी, तो वो सारे मिलकर के जो है इस जियोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो जिस सॉलिड जमीन पर हम खड़े हैं, तो ये मुख्य रूप से लिथोस्फीयर है। तो इस लिथोस्फीयर को अगर हम पृथ्वी के सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से इस चित्र में दिखाई हुई परतों के अंदर हम इसको बांट सकते हैं। सो लिथोस्फीयर दिस फर्दर कंसिस्ट ऑफ द 3 बेसिक लेयर्स। सो फर्स्ट वन वी हैव द आउटर मोस्ट द क्रस्ट, ये सबसे ऊपर की परत जिस पर हम खड़े हैं। तो ये लगभग 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई तक की जो परत है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो ये मुख्य रूप से ठोस सॉलिड कवरिंग है इस अर्थ की, इस लिथोस्फीयर की। इसके नीचे फिर है मेंटल, तो ये लगभग 2900 किलोमीटर तक की मोटाई की एक परत है। तो यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तापमान जो है, इस तापमान पर जितने भी तरह के धातुएं हैं, पदार्थ है, वो मुख्य रूप से तरल अवस्था के अंदर है। तो मेंटल के अंदर जो मटेरियल है वो लगभग लिक्विड स्टेट के अंदर आता है। उसके अंदर हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, तो ये लगभग 5100 किलोमीटर की मोटाई की केंद्र से लेकर के एक परत है जिसको हम कहते हैं इनर कोर। तो इनर कोर में भी ग्रेविटेशन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि गहराई के अंदर क्या, जैसे जैसे पार्टिकल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं तो उनके बीच में काफ़ी कोलिजन होता है, तो उससे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं तो तापमान बहुत ज़्यादा है, बट इनर कोर के अंदर क्या है, मुख्य रूप से जो तापमान है उसको जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक्सीड कर जाता है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अत्यधिक तापमान पर होने के बावजूद भी इस कोर के अंदर जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, यानी ठोस अवस्था के अंदर मौजूद है। तो ये है हमारा मुख्य रूप से लिथोस्फीयर, इसको हम जियोस्फीयर भी कहते हैं। अब हमारे भौतिक मंडल जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रो जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रो यानी कि पानी। सो ऑल द वाटर ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, इस पृथ्वी के सतह पर या सतह के आसपास जितना भी पानी है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोस्फीयर। तो वो सब जो है मिलकर के इसका जल मंडल का निर्माण करते हैं। तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल हैं? ओशियन, जितने भी सागर महासागर हैं, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, वेटलैंड्स जो पतली पानी की परत के जो मैदान हैं, आइस कैप्स बर्फीले जो मैदान हैं, एंड वाटर इन क्लाउड्स, बादलों में भी जो पानी है, सॉइल के अंदर जो पानी है, मिट्टी के अंदर, रॉक्स चट्टानों की परतों के अंदर या उनके सरफेस के नीचे जो पानी है। तो जितना भी पानी इस पृथ्वी के सतह पर मौजूद है वो सारा का सारा इस जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करता है। तो अत्यधिक जो गहरे जो जल स्रोत हैं जिसको हम ओशियन, सागर महासागर का नाम देते हैं, तो महासागर के अंदर जो है इस हाइड्रोस्फीयर की ये मुख्य रूप से 3 परतें जो है पाई जाती हैं, जिनको हम डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, कि कितनी गहराई तक जो है लाइट उस पानी के अंदर जा पाती है,
तो लाइट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट का, तो ये भी जो है जीव जीव की विभिन्नताओं को प्रभावित करता है। तो अलग अलग तरह के जीव इन अलग अलग जोन्स के अंदर पाए जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, कि लाइट की गहराई कितनी गहरे तक लाइट जो है पानी के अंदर जाती है, तो उसके हिसाब से जो वाटर बॉडीज हैं, तो जो उनको हम ये 3 मुख्य परतों के अंदर विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव द यूफोटिक जोन। यू मीन्स ट्रू, फोटो लाइट। तो ये वो सतह है पानी की, ये पानी की उतनी गहराई जहाँ तक लाइट यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश काफ़ी ठीक ठाक मात्रा के अंदर जो वो जाता है, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जो है यहाँ इस एरिया के अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। तो इस जोन को हम कहेंगे यूफोटिक जोन या लाइट जोन। तो इसका जो गहराई है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, लगभग 200 मीटर की गहराई तक जो है वो सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर ठीक ठाक मात्रा में पहुंच जाता है। तो समुद्र की सतह से, ऊपरी सतह से लेकर के जो है वो 200 मीटर की गहराई तक जो है वो लाइट ठीक ठाक पहुंच जाती है। तो इस जोन को हम कहेंगे यूफोटिक जोन। उसके बाद 200 मीटर से लेकर के करीब करीब 1000 मीटर तक की जो गहराई है, यानी 1 किलोमीटर तक की गहराई, उसके अंदर लाइट जो है वो पहुंचती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, थोड़ी बहुत लाइट जो है उस जोन तक पहुंच पाती है। तो इस जोन को हम बोलते हैं डिस्फोटिक जोन या ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट मतलब जो धुंधली सी जो लाइट है, तो संध्या की जो लाइट जिसको हम बोल देते हैं बेसिकली, तो ट्विलाइट जोन, थोड़ी कुछ मात्रा के अंदर जो लाइट इस जोन के अंदर पहुंच पाती है। तो वो जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा खाना बनाने के लिए इतने ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट नहीं होती है, तो इस जोन के अंदर लाइट का पेनिट्रेशन थोड़ा रहता है। उसके बाद 1000 मीटर की गहराई से लेकर नीचे जितनी भी गहराई है समुद्र की, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 मीटर तक की जो गहराई है, तो वहाँ पर जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती है, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो इस जोन को हम कहते हैं एफोटिक जोन, ए विदाउट फोटो लाइट, नो लाइट जोन। तो इस जोन के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो फोटिक जोन है, वहां पर हमें फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं कुछ जो है छोटे सीवीड्स हैं, तो ये प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर जीवों की बहुतायत ज़्यादा मात्रा में रहती है। जैसे जैसे हम गहराई में चले जाते हैं, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स की संख्या कम होनी शुरू होती है, तो जिसकी वजह से जो लाइफ की वैरायटीज है वो बेसिकली यहाँ पर कम होनी शुरू होती है। ज़्यादातर यहाँ पर शिकारी जो वर्ग है, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं, वो इन जोन्स के अंदर प्रेवलेंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर चलते हैं उसके बाद इसके फिजिकल स्फीयर के तीसरे कंपोनेंट था एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? इट इज द एनवेल्प ऑफ गैसेस। ये गैसेस का एक आवरण है दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट, जो हमारे इस ग्रह को सराउंड कर रहा है, घेर रखा है जिसने, एंड हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटी। तो ये गैसेस जो है वो इस प्लैनेट को छोड़ करके स्पेस के अंदर नहीं जा रही हैं, बल्कि इसी के आसपास ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये गैसेस जो है इसी ग्रह के चारों ओर इसको ढक रखा है। तो गैसेस का जो ये कवर है, एनवेल्प है, आवरण है, सो इस आवरण को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। सो पृथ्वी की सतह से लेकर के जब जैसे से हम ऊपर उठते हैं, तो इस वायुमंडल को ये मुख्य 5 परतों के अंदर विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले 0 से लेकर 12 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है ट्रोपोस्फियर। तो हमारे प्लेन्स वगैरह ज़्यादातर इस जोन के अंदर उड़ते हैं। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, जो हवा की जो डेंसिटी, घनत्व है वायु का, वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर तापमान भी लगभग जो है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाएंगे तापमान गिरता चला जाएगा। तो 15 से -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इस जोन के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर जो रहता है। उसके बाद जो है तो 12 से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पर जो गैसेस का आवरण है, तो जैसे से ऊपर उठ रहे हैं हम, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है गैसेस का कम होता चला जाता है। तो इसी के साथ साथ जो है तापमान भी
गिरना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हम जाते हैं तो फिर से तापमान जो है -2.5 से लेकर के -56.5 तक इसमें हो सकता है। तो उससे ऊपर फिर नेक्स्ट जो 52 अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर तक जो आता है मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर में फिर से डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम है। तो इस स्फीयर के अंदर जो है वो मीटेरोलॉजिकल रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं। मीटियोराइट्स जो है वो ज़्यादातर वो इस एरिया के अंदर अपनी आग पकड़ते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऊपर से जब आ रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। तो उसके बाद जो कवर है 90 किलोमीटर से लगभग 800 किलोमीटर तक, इसको हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर जो है इन कंट्रास्ट टू मेसोस्फीयर, अभी हमने बात की जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान घटता जा रहा है, लेकिन मेसोस्फीयर से जब हम थर्मोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर -86.5 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स द टू मच हाई टेम्परेचर। तो इतने टेम्परेचर की वजह यहाँ पर क्या है, हालांकि डेंसिटी घनत्व जो है यहाँ पर काफ़ी कम है वायुमंडल का, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर एटॉमिक नाइट्रोजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन है। तो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन है, सूर्य से जितने भी तरह के विकिरण आ रहे हैं उसमें अधिकतम जो उनका शोषण अवशोषण जो है वो इस थर्मोस्फीयर के अंदर होता है। तो जिसकी वजह से इस थर्मोस्फीयर में और इसके बाद फिर एक्सोस्फीयर के अंदर तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो थर्मोस्फीयर के बाद जो है लगभग 800 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये एक्सोस्फीयर है, जिसमें डेंसिटी बहुत ही कम है। तो हमारे जो सैटेलाइट्स है वो इस जोन के अंदर सेटल किए जाते हैं और स्पेसशिप्स वगैरह जो है वो इस जोन के अंदर जो रन करती है। तो ये है हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतें, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इसके साथ हम यहाँ पर फिर से एक बात जिक्र करें तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसके अंदर लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की हाइट पर हमारी ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। तो ओजोन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं, जो बेसिक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मोस्ट ऑफ दिस रेडिएशंस आर बीइंग अब्जॉर्ब्ड हियर इन द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद है। अब हम बायोलॉजिकल स्फीयर, द बायोस्फीयर। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, बायोस्फीयर क्या है, द ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी जैविक घटक हैं ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, द टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर। तो वो सब मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस जैव मंडल के अंदर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सबको हम मुख्य रूप से इन 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, जो खुद बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अपना ऑर्गेनिक फूड, अपना जो कार्बनिक भोजन है तो वो खुद से बना सकते हैं। सो विच कैन प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक फूड बाय देमसेल्व्स, अपने आप। तो ये अकार्बनिक पदार्थों का संयोजन करके उससे अपना कार्बनिक भोजन खुद बना सकते हैं। तो इस काम के लिए या तो वो रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी का, या फिर वो लाइट एनर्जी, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल इस काम में कर सकते हैं। सो द प्रोड्यूसर्स, इसके अंदर आएंगे मुख्य रूप से सारे के सारे जो पादप वर्ग हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, साथ के साथ कुछ जो साइनोबैक्टीरिया, कुछ छोटे बैक्टीरिया हैं जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, पर्णहरित लवक का नाम देते हैं। तो वो इनके पास मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये सौर ऊर्जा का अवशोषित करके अपना अकार्बनिक पदार्थों को जोड़ करके कार्बनिक भोजन खुद बना सकते हैं। तो फिर दूसरा जो श्रेणी है इसके अंदर आती है कंज्यूमर्स, जो ये हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, द विच कंज्यूम्स प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को उपभोग करते हैं, या तो पूरी तरह से कंप्लीटली या फिर उनके पार्ट्स को। तो जो कंज्यूमर्स हैं दे डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स, वो अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, वो खुद से अकार्बनिक पदार्थों को जोड़ करके अपना कार्बनिक भोजन नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के जीवों को हम कहते हैं कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। तो इसके अंदर सभी प्रकार के जो एनिमल्स यानी कि पशु हैं, पशु वर्ग के जितने भी जीव हैं जो चल फिर सकते हैं, तो दे ऑल आर कंज्यूमर्स। तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, दे कांट सिंथेसाइज देयर
ऑन ऑर्गेनिक फूड बिसाइड्स वी हैव द प्रोटिस्ट, तो कुछ छोटे सूक्ष्म जीव हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे देमसेल्व्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर requirement of organic food. So then the third category we have the decomposers. Decomposers को हम बोलते हैं अपघटक। अपघटक तो which feeds upon the dead and decaying organic matter. So गले सड़े जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक जो मटेरियल है, उन सबको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ करके उनको फिर से अकार्बनिक पदार्थों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक। तो वो सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, यानी कि उनको तोड़ देते हैं। किसमें? अकार्बनिक पदार्थों के अंदर। तो डिकम्पोजर्स में मुख्य रूप से फंजाई, यानी जिसको हम फंफूद का नाम देते हैं, फंगस, और कुछ बैक्टीरिया जो है उस कैटेगरी में आते हैं। तो वो सारे मिलकर के जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्लीन अप करते हैं। तो हम देखते हैं कि सड़कों पर, रास्तों में, कहीं भी जहाँ कहीं भी जो है वो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, वो कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं वो खत्म? तो उनको जमीन नहीं खाती है, बल्कि ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो चट कर जाते हैं, उनके सारे कार्बनिक तत्वों को, पदार्थों को तोड़ करके अकार्बनिक तत्वों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी तरह के जीवधारी हैं उनको हम तीन मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी ये स्फीयर्स हैं, इन सभी मंडलों में किस प्रकार की आपसी क्रियाएं हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे इस पृथ्वी पर जीवन की सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। तो क्योंकि सारा का सारा जो पदार्थ है, जितने भी पदार्थ तत्व जो है वो सारा का सारा इस अर्थ पर वो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो सीमित संसाधन है। तो इसी जितना भी ये सीमित संसाधन है, इन्हीं की रिसाइकलिंग जो है इन सभी मंडलों के अंदर होती रहती है, और ये पदार्थ एक मंडल से दूसरे मंडल में चलते रहते हैं। जैसे हम बात करें तो जियोस्फीयर से जो है वो खनिज पदार्थ जो है वो जैव मंडल के अंदर दाखिल होंगे, जैव मंडल के साथ साथ वो वायुमंडल के अंदर भी वो दाखिल होते हैं, वायुमंडल से फिर जैव मंडल में आ जाते हैं। इसी तरह पानी तत्व जो है वो हाइड्रोस्फीयर से जैव मंडल के अंदर जाता है। तो जैव मंडल के अंदर जितने भी जीवधारी हैं वो जब तक जीवित हैं तब तक वो इन सभी पदार्थों का उपभोग करते हैं। उनके मरने के बाद डिकम्पोजर्स है वो फिर से उन कार्बनिक पदार्थों को निकाल करके इन सभी मंडलों के अंदर उसको प्रवाह कर देते हैं। तो तीनों चारों जो मंडल हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, बोथ ऑल ऑफ देम इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड मेंटेन्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेनेट, दैट इज द सस्टेन्ड लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। तो इस ग्रह पर जो जीवन को मुख्य रूप से निरंतरता प्रदान करने में ये सभी प्रकार के मंडल जो है अपना पूर्ण योगदान देते हैं। सो इसी के साथ आज का हम ये लेसन समाप्त करते हैं। तो इसके आगे के जो भी डिस्कशंस हैं वी शैल टेक आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।